एक जमाना था जब बंगाल के नाम सुनते ही माइंड में रसगुल्ले की मिठास और टैगोर का संगीत घुल जाता था। एक जमाना था जब बंगाल का मतलब था अमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने जैसा बंगाल। वो बंगाल जो कभी इंडिया की कल्चर और इंटेलेक्चुअल कैपिटल हुआ करता था, जहां से निकले आइडिया ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई। लेकिन आज आज जब हम बंगाल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रसगुल्ले की वही मिठास या फिर पॉलिटिकल वॉयलेंस, बमबाजी और खून खराबी की डरावनी तस्वीरें। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडिया की एक कल्चरल कैपिटल हिंसा की आग में इस कदर झुलस गई? कैसे वो धरती जो अपनी कला और विचारों के लिए मशहूर थी, आज पॉलिटिकल मर्डर्स के लिए बदनाम हो गई? ये कहानी बंगाल के उसी सुनहरे अतीत से लेकर उसके खून से सने प्रेजेंट तक के सफर की है। ये कहानी उस मिठास के कड़वाहट में बदल जाने की है, और इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटना होगा जहां आज के बंगाल की नींव पड़ी थी। आज की हकीकत देखने से पहले चलिए एक बार उस बंगाल को याद करते हैं जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बांग्ला कहा था। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये बंगाल का गौरव था। उनका एहसास था आज़ादी से पहले का बंगाल सचमुच सोने जैसा था। कलकत्ता, आज का कोलकाता, सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। यह देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेंटर था। बंगाल की जूट मिल्स का डंका दुनिया भर में बजता था। असम के चाय बागानों की सारी चमक दमक कलकत्ता के बंदरगाह से होकर ही गुजरती थी। पर बात सिर्फ पैसे और व्यापार की नहीं थी। बंगाल ज्ञान का केंद्र था। राजा राम मोहन रॉय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद तक सोशल रिफॉर्म की बड़ी बड़ी लहरें यहीं से उठी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक हुंकार ने आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी थी। लिटरेचर हो, म्यूजिक हो या सिनेमा, ऐसा कोई कोना नहीं था जहां बंगाल ने अपनी छाप ना छोड़ी। और हाँ, वो मिठास, बंगाल की पहचान, रसगुल्ला और संदेश। वैसे क्या आप जानते हैं कि रसगुल्ला की मिठास पर बंगाल और उड़ीसा के बीच एक लंबी और इंटरेस्टिंग लड़ाई भी चली, और आखिर में दोनों ही स्टेट को अपनी अपनी खास किस्म के लिए जीआई टैग से पहचान मिली। ये उस बंगाल की तस्वीर थी जिसे अपनी संस्कृति, अपनी समृद्धि और अपनी सोच पर नाज था। जब 1905 में लॉर्ड क्यूजन ने बंगाल को धर्म के बेस पर बांटने की कोशिश की तो इसी सोनार बांग्ला की भावना ने सबको एक कर दिया था। इसी एकता की ताकत के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल का पार्टीशन रद्द हो गया। यह थी बंगाल की असली ताकत। लेकिन इन सुनहरी तस्वीर को ऐसी नजर लगी कि सब कुछ बिखर कर रह गया। वो नजर थी 1947 के पार्टीशन की। 1947 में इंडिया आजाद तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। देश के साथ साथ बंगाल भी बट गया। मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो बाद में बांग्लादेश कहलाया, और हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल इंडिया में रहा। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक कल्चर, एक सोसाइटी और एक पूरी इकोनॉमी का बंटवारा था। रातों रात लाखों लोग अपने ही घर से बेघर हो गए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से है। ईस्ट बंगाल से लाखों हिंदू रिफ्यूजी अपनी जान और इज्जत बचाकर वेस्ट बंगाल की तरफ भागने लगे। इस एस्टीमेट के मुताबिक शुरुआती के कुछ सालों में 40 लाख से ज्यादा शरणार्थी सीमा पार कर वेस्ट बंगाल आए, और ये सिलसिला दशकों तक चलता रहा। रातों रात कोलकाता और आसपास के शहरों की आबादी कई गुना बढ़ गई। हर तरफ गरीबी, भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। जो लोग कल तक जमींदार हुआ करते थे वो आज सड़कों पर आ गए थे। इस बंटवारे ने बंगाल की इकोनॉमी बैकबोन ही तोड़ दी। बंगाल का सोना कहा जाने वाला जूट ज्यादातर ईस्ट बंगाल में उगता था, जबकि सारे जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में ही थे। बंटवारे के बाद रॉ मटेरियल की सप्लाई ठप हो गई और एक एक कर मिलों पर ताले लगने लगे। बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे बड़े व्यापारी भी अब अपना कारोबार मुंबई और दिल्ली जैसे ज्यादा स्थिर शहरों में ले जाने लगे। जो बंगाल कल तक देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो अब पूरी तरह पिछड़ने लगा था। इस शरणार्थी संकट और आर्थिक बदहाली ने बंगाल की राजनीति में एक नया जहर को जन्म दिया। गुस्सा, हताशा और जिंदा रहने की जंग। इन बेसहारा और गरीब शरणार्थियों की भीड़ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक आसान वोट बैंक बन गई। इनकी हताशा का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होने लगा। यहीं से उस जमीन की तैयारी शुरू हुई जिस पर आगे चलकर हिंसा की फसल उगनी थी। 60 और 70 का दशक, ये वो दौर था जब बंगाल की जमीन पर एक नई और वॉयलेंट आइडियोलॉजी का जन्म हो रहा था।
1967 में दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में जो किसान विद्रोह शुरू हुआ, उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये नक्सलिज्म था, ये उस गुस्से का हिंसक रूप था जो बंटवारे और इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस की वजह से बंगाल के समाज में खोल रहा था। इसने राजनीतिक विद्रोह को खत्म करने के लिए हिंसा के इस्तेमाल को एक तरह से जायज ठहरा दिया। इसी उथल पुथल के बीच 1977 में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और यहीं से 34 साल लंबे एक ऐसे राज की शुरुआत हुई जिसने बंगाल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लेफ्ट सरकार ने ऑपरेशन बरगा जैसे लैंड रिफॉर्म कानून लागू किए, जिससे लाखों भूमिहीन किसानों को जमीन का हक मिला। इन कदमों ने गांवों में लेफ्ट की पकड़ को बहुत मजबूत कर दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत काला था। एक तरफ जहां गांव में लेफ्ट की जड़ें जम रही थी, वहीं दूसरी तरफ शहर और उद्योग तबाह हो रहे थे। लेफ्ट की इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स और ट्रेड यूनियन की एग्रेसिव पॉलिटिक्स ने निवेशकों को डराकर भगा दिया। हड़ताल और बंद बंगाल की रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। आए दिन मिलों में तालाबंदी होती, मैनेजरों पर हमला होते। माहौल इतना बिगड़ गया था कि उद्योगपति बंगाल से अपना कारोबार समेटने लगे। 1960 के दशक में देश की जीडीपी में वेस्ट बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन 10% से ज्यादा हुआ करता था, वो धीरे धीरे गिरता चला गया। इस औद्योगिक बर्बादी का सबसे बुरा असर रोजगार पर पड़ा। लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए और बेहतर मौके की तलाश में बंगाल छोड़ने को मजबूर हो गए। ये वही ब्रेन ड्रेन था जिसने बंगाल को अंदर से खोखला कर दिया। और फिर आया 2007। चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य लेफ्ट की छवि बदलने की कोशिश में सिंगूर में टाटा की नैनो फैक्ट्री और नंदीग्राम में एक केमिकल हब का प्रोजेक्ट लेकर आए। लेकिन लैंड एक्विजिशन पर ऐसा विवाद छिड़ा कि इसने लेफ्ट के 34 साल पुराने किले में आखिरी कील ठोक दी। नंदीग्राम में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें 14 लोग मारे गए। इस एक घटना ने पूरे बंगाल को हिला कर रख दिया। इस आंदोलन का चेहरा बनी ममता बनर्जी। उन्होंने मां माटी मानुस का नारा दिया और इन आंदोलन ने उन्हें बंगाल की राजनीति का केंद्र बना दिया। टाटा ने अपना नैनो प्लांट गुजरात में लगा लिया और ये बंगाल के इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का एक सिंबल बन गया। लेफ्ट के राज ने बंगाल की राजनीति के वॉयलेंस के कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 1999 से 2016 के बीच वेस्ट बंगाल में हर साल औसतन 20 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। साल 2011 बंगाल में एक हिस्टोरिक बदलाव आया। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 34 साल पुराने लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका। यह सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये परिवर्तन यानी चेंज की एक नई उम्मीद थी। लोगों को लगा कि अब शायद हिंसा का दौर थमेगा, इंडस्ट्रीज लौटेगी और सोनार बांग्ला का सपना फिर से सच होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जस का तस बना रहा, क्या पॉलिटिकल वॉयलेंस खत्म होगी? क्रिटिक्स का तो यहां तक कहना है कि वॉयलेंस और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और भयानक हो गया। पहले ये लड़ाई लेफ्ट और कांग्रेस के बीच थी, अब ये टीएमसी और बंगाल में नई ताकत बनकर उभरी बीजेपी के बीच होने लगी। इसी दौर में बंगाल की राजनीति में एक नया शब्द गूंजने लगा, सिंडिकेट राज, यानी रूलिंग पार्टी से जुड़े लोकल लीडर्स और उनके गुर्गों का एक ऐसा नेटवर्क जो कंस्ट्रक्शन से लेकर हर छोटे बड़े बिजनेस को कंट्रोल करता है। आरोप लगते हैं कि बिना सिंडिकेट को कट मनी या हफ्ता दिए बंगाल में कोई काम करना इम्पॉसिबल है। इस सिंडिकेट राज ने न सिर्फ करप्शन को बल्कि जमीनी स्तर पर हिंसा को भी बढ़ावा दिया। चाहे 2018 के पंचायती इलेक्शन हो या 2021 के असेंबली इलेक्शन, हर चुनाव में बंगाल हिंसा से सुलगता रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा ने तो पूरे देश को झकझोर दिया। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी वर्कर्स पर जानलेवा हमले की खबर आई, जिसके चलते कलकत्ता हाई कोर्ट को जांच के लिए एसआईटी तक बनानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट पोल वॉयलेंस के 1300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। आज बंगाल की राजनीति में सिर्फ दो ही रंग दिखते हैं, टीएमसी का हरा या बीजेपी का भगवा। और इन दोनों रंगों की लड़ाई में पिस रहा है वो आम बंगाली जो अपनी पार्टी के लिए झंडा उठाता है और बदले में जान गंवा देता है। आज आलम यह है कि बंगाल में शांति से चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ सत्ता बदलने से बंगाल में वॉयलेंस का यह साइकिल रुक सकता है, या फिर प्रॉब्लम पार्टीज में नहीं बल्कि बंगाल की पॉलिटिकल कल्चर की जड़ों में है? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही जरूरी मुद्दे पर अपनी वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल प्राइम माइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे।
टैगोर के सोनार बांग्ला से लेकर आज के पॉलिटिकल बैटलफील्ड तक, रसगुल्ले की मिठास से लेकर बम और गोली की कड़वाहट तक, ये कहानी है पार्टीशन के उस जख्म की जो आज तक रीस रहा है। ये कहानी है इंडस्ट्रीज के उस पलायन की जिसने बंगाल के युवाओं से उनका भविष्य छीना। और ये कहानी है सत्ता के उस अंधी दौड़ की जिसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया गया। दशकों से बंगाल की धरती राजनीतिक खून से लाल होती रही है, बस झंडा का रंग बदलता रहा है, पहले कांग्रेस और लेफ्ट और अब टीएमसी और बीजेपी। पार्टियां बदली, चेहरे बदले, लेकिन वॉयलेंस और लिगेसी नहीं बदली। आज बंगाल एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ उनका शानदार पास्ट है तो दूसरी तरफ वॉयलेंस से भरा हुआ प्रेजेंट। सवाल यह है कि क्या बंगाल कभी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? क्या सोनार बांग्ला का सपना जो कभी एक हकीकत था अब सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? या फिर बंगाल के लोग इस वॉयलेंस पॉलिटिक्स को नकार कर एक नया फ्यूचर लिखेंगे, एक ऐसे फ्यूचर जिसकी पहचान रसगुल्ले की मिठास से हो, खून के धब्बों से नहीं। धन्यवाद।